कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन वर्सेस रून किंग थॉर। ये मार्वल और डीसी फैंस के बीच सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा डिबेटेड राइवलरीज में से एक है। डीसी फैंस कहते हैं कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन रून किंग थॉर को आसानी से हरा सकता है, जबकि मार्वल फैंस का मानना है कि रून किंग थॉर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन पर भारी पड़ेगा। आज मैं यहाँ इस डिबेट को फेयर, अनबायस्ड और एक्यूरेट कंपैरिजन के साथ खत्म करने आया हूँ। कोई फेवरेटिज्म नहीं, कोई फैन बॉयज़म नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। थॉर को पता चलता है कि रैग्नारॉक कोई डेस्टिनी नहीं है, ये एक लूप है, एक एंडलेस स्टोरी जहां गॉड्स मरते हैं, फिर वापस आते हैं और दोबारा मरते हैं ताकि हायर बीइंग्स इस साइकिल से पावर ले सके। यहाँ तक कि ओडिन भी अपनी सारी पावर और विजडम के बावजूद इस लूप को कभी रोक नहीं पाया। थॉर एक टेरिफाइंग ट्रूथ समझता है, पावर कभी किसी स्टोरी को नहीं तोड़ सकती। रैग्नारॉक को खत्म करने के लिए थॉर को उस स्टोरी का हिस्सा बनना ही छोड़ना होगा। ओडिन फोर्स की स्पिरिट थॉर को गाइड करती है और उसे बताया जाता है कि उसे अपनी रूट्स मिटानी होंगी, अपनी फेट, डेस्टिनी और यहाँ तक कि थॉर होने की आइडेंटिटी भी। गॉड ऑफ थंडर को मरना होगा ताकि कुछ उससे भी बड़ा जन्म ले सके। जहाँ ओडिन ने विजडम के लिए एक आंख सैक्रिफाइस की थी, वहीं थॉर दोनों आंखें सैक्रिफाइस कर देता है और यहीं से थॉर को मिलती है ट्रू साइट। अब थॉर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक साथ देख सकता है। ये विजन्स या प्रिडिक्शंस नहीं है, बल्कि ऐसे फैक्ट्स हैं जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। रून किंग थॉर के लिए टाइम अब एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि एक सिंगल स्ट्रक्चर है जो उसे पूरी तरह दिखाई देता है। अब थॉर कर सकता है, अब तक हुए और न हुए सभी डीड्स देख सकता है, इवेंट्स को होने से पहले और ख़त्म होने के बाद देख सकता है, हर पॉसिबल आउटकम को एक साथ समझ सकता है। वो देख सकता है जो देखा नहीं जा सकता, वो जान सकता है जो जाना नहीं जा सकता। जो चीज़ें गॉड्स, कॉस्मिक एंटिटीज़ और टाइम से भी हिडन थीं, अब सब थॉर के सामने क्लियर हैं। इसके बाद थॉर मिमिर के वेल से पीता है, जो अब उस नॉलेज से भरा है जो सिर्फ उसी के लिए है जो डेस्टिनी और फेट से पूरी तरह बाहर निकल चुका है। लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं था। ओडिन ने वर्ल्ड ट्री पर 9 दिनों तक लटककर मौत के किनारे खड़े होकर रून्स का ज्ञान पाया था, लेकिन थॉर को इससे भी आगे जाना था। थॉर मौत को चुनता है, वो पूरी तरह डेथ में प्रवेश करता है और ऐसा करके डेथ के कॉन्सेप्ट से ही ऊपर उठ जाता है। अपनी एक्सपैंडेड साइट के साथ अब थॉर वो सब देख सकता है जिसे साइंस, फिलॉसफी और मिथ ने समझाने की कोशिश की है। वो देखता है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, डुअलिटीज और आर्केटाइप्स, रीबर्थ और ओब्लिवियन, कॉज, इफेक्ट और इनएविटेबिलिटी। वो गॉड्स के मरने और फिर लौटने के साइकिल को देखता है और उसे पूरी तरह समझ लेता है। ओडिन फोर्स थॉर को डेथ से भी आगे खींच लेती है, ये दिखाने के लिए कि अब डेथ उस पर लागू नहीं होती। इस पल में थॉर अब बंधा नहीं है, टाइम से, फेट से, डेथ से, नैरेटिव से। द वंस हु सिट अबव इन शैडो का ध्यान थॉर की ओर जाता है। और अगर आप नहीं जानते कि द वंस हु सिट अबव इन शैडो कौन है, तो मैं डिटेल में समझाता हूँ। कई लोग कहते हैं कि द वंस हु सिट अबव इन शैडो सेलेस्टियल बीइंग्स हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे कमज़ोर सेलेस्टियल भी गैलेक्सी से लेकर यूनिवर्सल लेवल तक होता है, और सबसे पावरफुल सेलेस्टियल्स को लिविंग ट्रिब्यूनल से भी ऊपर बताया जाता है। लेकिन द वंस हु सिट अबव इन शैडो सेलेस्टियल्स नहीं हैं। सबसे ज़्यादा संभावना है कि वे बियॉन्डर्स हैं, और इसके पीछे मेरे पास प्रूफ भी है। गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी ने ये बात सीधे लोकी एजेंट ऑफ एसगार्ड 19 में हिंट की थी, और उसका डायलॉग बियॉन्डर्स की स्पीच से काफ़ी मिलता जुलता है। स्ले योर एनिमीज एंड ऑल यू डिज़ायर शैल बी योर्स। नथिंग यू ड्रीम ऑफ इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू अकम्प्लिश। जब गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी मल्टीवर्स से बाहर निकला, तो उसका सामना हुआ द वंस हु सिट अबव इन शैडो से, जिनके बारे में ओडिन पहले ही कह चुका था कि वे सभी रियलिटीज से बाहर मौजूद हैं। ये साफ इशारा करता है कि वे रहते हैं द आउटसाइड में, या फिर लैंड ऑफ कुडंट बी शुडंट बी में। द आउटसाइड वो जगह है जो मल्टी एटर्निटी की रीत से भी बाहर है, और जहां लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस भी ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह सकता। एडिशनल एविडेंस, एटर्निटी और इन्फिनिटी खुद ये इशारा करते हैं कि उनके साथ की गई मैनिपुलेशन लिविंग ट्रिब्यूनल से भी ऊपर किसी हायर ऑर्डर से आई थी,
सबसे ज़्यादा संभावना है कि वो ऑर्डर द नॉन्स का था, जो अपनी पावर खुद द वंस हु सिट अबव इन शैडो से लेते हैं। इसका मतलब साफ है, द वंस हु सिट अबव इन शैडो एटर्निटी, इन्फिनिटी और यहाँ तक कि लिविंग ट्रिब्यूनल से भी ऊपर हैं। वे टाइम और स्पेस से बाहर एग्जिस्ट करते हैं और वे रैग्नारॉक के एंडलेस साइकिल से फीड करते हैं। उनके लिए गॉड सिर्फ टॉयज हैं और स्टोरीज उनका फूड। लेकिन रून किंग थॉर कुछ अलग है। अब थॉर उनकी साइट से भी आगे देख सकता है। रून किंग थॉर रियलिटीज़, टाइमलाइंस और स्टोरीज़ को बाहर से ऑब्जर्व कर सकता है। वो उन्हें ट्रूथ नहीं बल्कि ऐसे स्ट्रक्चर्स के रूप में देखता है जो बार बार रिपीट होने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ तक कि ओडिन फोर्स भी अब थॉर के थॉट्स को नहीं जान पाती, जो ये साबित करता है कि थॉर अब ओडिन से पूरी तरह ऊपर जा चुका है। रून किंग थॉर अपनी पावर बिना किसी मेहनत के दिखाता है। थॉर एक ही वार में मैंगॉक को खत्म कर देता है, एक ऐसा प्राणी जो अरबों लोगों के गुस्से से बना था। एक ही टच से थॉर उसकी अनंत पीड़ा को समाप्त कर देता है। वो लोकी को भी तुरंत हरा देता है, क्योंकि थॉर अब लोकी के बारे में वो सच्चाइयां देख सकता है जो खुद लोकी भी नहीं देख पाता। थॉर समझाता है कि वो बातें जानता है जो जानी नहीं जा सकती। वो चीज़ें देखता है जो देखी नहीं जा सकती। वो व्हाट इज़ और व्हाट इज़न्ट दोनों से आगे जा चुका है। इसी वजह से थॉर आउटकम्स को रिएक्ट नहीं करता, वो उन्हें कंट्रोल करता है, क्योंकि वो सभी आउटकम्स से आगे की सच्चाइयाँ जानता है। थॉर ऐसे रून्स और स्पेल्स कास्ट करता है जो गॉड ऑफ मैजिक को भी नहीं आते, जिससे ये साबित होता है कि अब उसकी मास्टरी सारी असगार्डियन सोर्सरी से ऊपर है। रून किंग थॉर का फर्क। रून किंग थॉर इवेंट्स पर रिएक्ट नहीं करता, वो उन्हें होने से पहले जानता है। वो आउटकम्स का अंदाज़ा नहीं लगाता, वो आउटकम्स को चुनता है। थॉर समझाता है कि रैग्नारॉक इसलिए जिंदा रहता है क्योंकि उसका कोई फाइनल एंड नहीं है। फाइनल बैटल का आइडिया एक इल्यूजन है, इसे कभी खत्म होने के लिए बनाया ही नहीं गया था। रून किंग थॉर उस कहानी में वो चीज़ लाता है जो पहले कभी नहीं थी, एक अंत। जब द वंस हु सिट अबव इन शैडो ये समझ जाते हैं कि थॉर उनसे भी ऊपर जा चुका है, तो वे सौदा करने की कोशिश करते हैं। वे थॉर को अपने बीच एक सीट ऑफर करते हैं ताकि वो गॉड्स की स्टोरीज को उनके साथ रूल कर सके। लेकिन थॉर उन्हें ठुकरा देता है। वो उन्हें कायर कहता है, क्योंकि सच्चाई सामने आते ही वे पीछे हट जाते हैं। बाद में रून किंग थॉर इस साइकिल को पूरी तरह खत्म कर देता है। जो इससे फीड कर रहे थे उन्हें नष्ट कर देता है और गॉड्स को एंडलेस रीबर्थ के प्रिजन से आज़ाद कर देता है। ये रॉ स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि ट्रू साइट, ट्रू नॉलेज और ट्रांसेंडेंस के जरिए हुआ। थॉर का मॉर्टल साइड, उसकी ह्यूमैनिटी, यही असली की थी। क्योंकि वो कभी भी पूरी तरह गॉड नहीं था, इसलिए वो गॉडहुड से आगे की रियलिटी को इमेजिन कर सका। रून किंग थॉर रिप्रेजेंट करता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ देखना, वो जानना जो जाना नहीं जा सकता, फेट, टाइम और नैरेटिव से बाहर निकल जाना। रैग्नारॉक खत्म हो चुका है, स्टोरी पूरी हो चुकी है और अब थॉर आखिरकार रेस्ट करता है, क्योंकि गॉड से भी ऊपर का गॉड को भी एक दिन शांति मिलनी ही चाहिए। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की पूरी कहानी सुपरमैन बियॉन्ड 3D के सिर्फ 2 इश्यूज में बताई गई है, लेकिन इसके बावजूद इसमें डीसी कॉमिक्स की सबसे डीप और कॉम्प्लेक्स आइडियाज शामिल हैं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब सुपरमैन लोएस लेन को बचाने के लिए लाइफ और डेथ के बीच मौजूद एक इम्पॉसिबल जगह में पहुंचता है। लोएस मर रही होती है और उसी पल टाइम पूरी तरह रुक जाता है। तभी सुपरमैन के सामने एक मिस्टीरियस बीइंग आता है और उसे एक डील ऑफर करता है। अगर सुपरमैन पूरी एग्जिस्टेंस को खत्म होने से बचाने वाले एक मिशन में शामिल होता है तो उसे ब्लीड से बना एक लाइफ ड्रिंक दिया जाएगा, इतना पावरफुल कि वो लोइस की जान बचा सकता है। बाद में पता चलता है कि ये मिस्टीरियस बीइंग असल में एक मॉनिटर है। मॉनिटर्स उस रेस का हिस्सा हैं जिनकी ओरिजिन ओवरवॉइड से हुई है। ओवरवॉइड एक खाली सफेद जगह है जो सारी क्रिएशंस और सभी स्टोरीज के बाहर मौजूद है। मॉनिटर्स ब्लीड नाम की एक कॉस्मिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जो पूरे मल्टीवर्स की सभी यूनिवर्सेस को जोड़ती है। ब्लीड की एक छोटी सी बूंद भी या तो पूरी क्रिएशन को ठीक कर सकती है या फिर सब कुछ खत्म कर सकती है। जब सुपरमैन मॉनिटर्स के साथ ट्रैवल करता है तो उसकी सेंसेस इवॉल्व होने लगती हैं। वो टाइम और स्पेस से परे देखने लगता है
और रियलिटी को एक हायर लेवल से समझने लगता है। वो उन कनेक्शंस को देख पाता है जो अलग अलग यूनिवर्सेस को जोड़ती हैं, लेकिन ब्लीड के बार बार कांटेक्ट में आने से उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी पड़ता है। आखिर में सुपरमैन के कई अलग अलग वर्जन्स इस मिशन की ओर खिंचाते हैं। ये सभी मिलकर मल्टीवर्स से बाहर निकलते हैं और लिम्बो में पहुंचते हैं, एक ऐसी जगह जहां फॉरगॉटन कैरेक्टर्स और अबैंडन्ड स्टोरीज मौजूद होती हैं, जिनका अब कोई यूज़ नहीं रह गया होता। वहीं उन्हें मिलती है बुक ऑफ इनफाइनाइट पेजेस, एक ऐसी किताब जिसमें अब तक कही गई हर कहानी और भविष्य में कही जाने वाली हर कहानी लिखी है। जब मॉनिटर्स इन स्टोरीज के कांटेक्ट में आते हैं तो ये उन्हें नुकसान पहुंचाती है और उनके असली ओरिजिन की सच्चाई सामने आ जाती है। पहला मॉनिटर डैक्स नोवू असल में ओवरवॉइड की ओरिजिनल कॉन्शियसनेस था। जब उसका सामना स्टोरीज से हुआ तो उसका माइंड टूट गया और उसी टूटन से मॉनिटर रेस का जन्म हुआ, जिनका काम क्रिएशन की रक्षा करना और उन नैरेटिव्स को संभाल कर रखना था जो अब अस्तित्व में आ चुकी थीं। लेकिन उसी फ्रैक्चर से एक और बीइंग पैदा हुआ, मैंड्रेक द डार्क मॉनिटर। मैंड्रेक स्टोरीज पर फीड करता है और पूरी एग्जिस्टेंस को ख़त्म करना चाहता है, क्रिएशन की एनर्जी को धीरे धीरे ड्रेन करके। मैंड्रेक रियलिटी के बाहर से हमला करता है। वो डिस्ट्रॉयर्स भेजता है ताकि अलग अलग सुपरमैन को मार सके। उसकी प्रेजेंस इतनी मैसिव होती है कि लिम्बो तक माइक्रोस्कोपिक लगने लगता है और उसके असर से आसमान तक टूटता हुआ दिखाई देता है। सुपरमैन कैसे बनता है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन? मैंड्रेक का सामना करने के लिए मॉनिटर्स अपना आखिरी हथियार सामने लाते हैं। ये एक कॉस्मिक मशीन है जिसे खुद डैक्स नोवू ने बनाया था। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि ये क्रिएशन के लिए किसी भी थ्रेट को हरा सके, चाहे वो कितना भी पावरफुल, एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्सेप्चुअल क्यों ना हो। लेकिन थॉट रोबोट अपने आप काम नहीं कर सकता। इसे चलाने के लिए एक पायलट कॉन्सेप्ट चाहिए, एक ऐसी कहानी या आइडिया जो इतनी पावरफुल हो कि इसे एक्टिवेट कर सके। इसी पल क्वांटम सुपरमैन आगे आता है, सुपरमैन का एक हायर वर्जन जो पहले ही नॉर्मल रियलिटी से ऊपर जा चुका होता है। वो समझाता है कि थॉट रोबोट को पावर देने के लिए सिर्फ एक ही आइडिया काफ़ी है, सुपरमैन खुद। लेकिन यहाँ बात बॉडी की नहीं है, बल्कि सुपरमैन के आइडिया की है, होप, इंड्योरेंस और ये विश्वास कि अच्छाई हमेशा ऊपर उठती है। क्वांटम सुपरमैन सुपरमैन के हर वर्जन और हर सिमेट्री को, हीरो और आउटकास्ट, स्ट्रेंथ और सैक्रिफाइस, थॉट रोबोट के कोर में फ्यूज कर देता है। ये फ्यूजन टाइम और स्पेस से बाहर मौजूद एक हायर डिमेंशनल रिसीवर के जरिए प्रोसेस होता है और यही वो पल है जब कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का जन्म होता है। अब सुपरमैन किसी फिजिकल बॉडी तक सीमित नहीं रहता, वो एक लिविंग कॉन्सेप्ट बन जाता है, एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग जो खुद को तुरंत अडैप्ट कर लेता है ताकि क्रिएशन के खिलाफ खड़ी किसी भी चीज का सामना कर सके। वो रियलिटीज को छोटे छोटे कंस्ट्रक्ट्स की तरह देख सकता है और उन फोर्सेस को महसूस कर सकता है जो स्टोरीज लिखे जाने से पहले मौजूद थीं। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को तभी एहसास हो जाता है कि कोई ऐसी प्रेजेंस उसे देख रही है जो समझ से परे है, एक मेटा लेवल पावर जो पूरी स्टोरी को बाहर से ऑब्जर्व कर रही है। द फाइनल बैटल। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन मैंड्रैक का सामना एक सेल्फ असेंबलिंग हाइपर नैरेटिव के अंदर करता है, एक ऐसी स्टोरी जो रियल टाइम में खुद को लिखती रहती है और खास तौर पर सुपरमैन को मारने के लिए बनाई गई होती है। हर पल ये नैरेटिव रियलिटी को रीराइट करती है ताकि सुपरमैन हार जाए, लेकिन थॉट रोबोट खुद को अडैप्ट कर लेता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन इस स्टोरी बेस्ड अटैक से बच जाता है, ये साबित करते हुए कि वो स्टोरी के जरिए इरेज होने के खिलाफ रेजिस्टेंस रखता है। लड़ाई के दौरान सुपरमैन को सच्चाई समझ आ जाती है, मैंड्रैक असल में डैक्स नोवू है, पहला मॉनिटर जो अब गिर चुका है और करप्ट हो चुका है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन मैंड्रैक को ओवरवॉइड में ब्लास्ट कर देता है, जहां वो भूली बिसरी नथिंगनेस में गिर जाता है। सुपरमैन खुद भी लगभग उसी फेट की ओर चला जाता है, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लेता है। हालांकि मैंड्रैक हार जाता है, लेकिन स्टोरी ये साफ कर देती है कि वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कभी न कभी वापस आएगा। अंत में सुपरमैन एक बार फिर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। वो ब्लीड को कंटेन कर लेता है, जबकि पहले कहा गया था कि इसे कभी होल्ड नहीं किया जा सकता। जाने से पहले वो अपनी टूम्बस्टोन पर लिख देता है, टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि सुपरमैन जानता है कि स्टोरीज कभी सच में खत्म नहीं होती।
यही है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की कहानी। तो अब सवाल ये है, मेरे हिसाब से कौन जीतता है? चलो इसे थोड़ा ब्रेक करके समझते हैं। ये मैचअप उतना वन साइडेड नहीं है जितना लोग समझते हैं। कई डिबेट्स इसे इजी स्टॉम्प मान लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों कैरेक्टर्स नैरेटिव्स से डील करते हैं। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एक ऐसी हाइपर स्टोरी को सर्वाइव कर चुका है जो खास तौर पर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए लिखी गई थी। इससे साफ दिखता है कि उसमें प्लॉट मैनिपुलेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस है। शुरुआत में मुझे भी लगा था कि यही चीज़ उसे जीत दिला देगी, लेकिन रून किंग थॉर का कॉमिक्स पढ़ने के बाद मेरा ओपिनियन बदल गया। रून किंग थॉर सिर्फ स्टोरीज को रेजिस्ट नहीं करता, वो उन्हें एग्जिस्ट करने से पहले ही देख लेता है। वो उन्हें अनॉमलीज कहता है, यानी वो किसी भी नैरेटिव को पूरी तरह बनने से पहले पहचान सकता है, बदल सकता है या ख़त्म कर सकता है। हम ये तब देखते हैं जब वो नॉन्स और गॉड्स ऑफ गॉड्स को बाईपास कर देता है, ऐसे बीइंग्स जो फेट और स्टोरीज को ऊपर से कंट्रोल करते हैं और उन्हें सीधे एलिमिनेट कर देता है। अब अगर इसे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन से कंपेयर करें तो एक बड़ा फर्क सामने आता है। सुपरमैन ने मैंड्रैक को सच में खत्म नहीं किया, उसने उसे इरेज नहीं किया। बस इतना हुआ कि मैंड्रैक के गिरने पर सुपरमैन खुद नहीं गिरा। मैंड्रैक बच जाता है और बाद में वापस भी आता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन स्टोरीज को प्रिजर्व करता है, रून किंग थॉर स्टोरीज को एंड करता है। यही इस फाइट का डिसाइडिंग फैक्टर है। थॉट रोबोट को क्रिएशन के थ्रेट्स रोकने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन रून किंग थॉर क्रिएशन के लिए थ्रेट नहीं है, वो खुद थॉट रोबोट के लिए थ्रेट है। इसका मतलब वो उसके पर्पस से बाहर आता है। इसलिए भले ही ये फाइट बेहद टफ हो, मुझे ऐसा कोई क्लीन तरीका नहीं दिखता जिससे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन रून किंग थॉर की फाइनलिटी लाने वाली एबिलिटी को पार कर सके। फाइनल वर्डिक्ट, रून किंग थॉर जीतता है। हाई डिफिकल्टी, लगभग 7 आउट ऑफ 10।